अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम कर रहे हैं 9th कंप्यूटर साइंस को डिस्कस और आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 1.3.3 यानी कंप्यूटर साइंस में ही हम कंप्यूटर साइंस टॉपिक को पढ़ने लगे हैं। यहाँ एक छोटा सा मैं रेफरेंस देना चाहूँगा या सजेशन समझ लीजिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है 9th कंप्यूटर साइंस फुल बुक, 9th मैथमेटिक्स फुल बुक। तो बेटर है कि आप सीक्वेंस में प्लेलिस्ट को फॉलो करें। तो मैं बोर नहीं करता, जल्दी से टॉपिक पे जंप करते हैं। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। बुक को सामने रखिएगा, ये एक अच्छा अंदाज है पढ़ाई करने का। कंप्यूटर साइंस की डेफिनेशन बुक में लिखी है कि कंप्यूटर एक मशीन है। ऑफ कोर्स एक्चुअली ना सीक्वेंस में वीडियोस देखने का मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी रिसेंटली हमने पढ़ा कि दो तरह की साइंसेज हैं, नेचुरल साइंस एंड डिज़ाइन साइंस। अब उसने किया क्या है बुक वाले ने कि उसने एक सिस्टम को पकड़ा है कि उसने ये डिस्कस करना था कि यार एक काम करते हैं, एक सिस्टम को पकड़ते हैं और उस पर दोनों साइंस अप्लाई करके देख लेते हैं। तो नेचुरल साइंस भी अप्लाई करके देखते हैं और डिज़ाइन साइंस भी अप्लाई करके देखते हैं कि उस सिस्टम से क्या निकलता है। जैसे हम थोड़ा सा ओवरव्यू करें तो नेचुरल साइंस क्या करती है कि जो पहले से चीज़ें मौजूद हैं उनको स्टडी करती है और उनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है इस पर डिबेट करती है। डिज़ाइन साइंस क्या करती है, वो दोनों काम करती है। वो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को भी देखती है कि इसको और बेटर कैसे बनाया जा सकता है, बट उसका मेन फोकस क्या होता है, न्यू डेवलपमेंट पे, न्यू क्रिएशन पे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा क्यों ना स्टूडेंट्स को कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं ना, कंप्यूटर साइंस, क्यों ना यही एक सिस्टम दे दिया जाए। कंप्यूटर साइंस भी तो एक सिस्टम है, कंप्यूटर्स वगैरह। तो उसी सिस्टम को हम डिस्कस करने लगे हैं। आई होप आपको मेरी बात थोड़ी सी समझ आई है। अगर डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, वरना मुझे उम्मीद है आगे जाते जाते काफ़ी अच्छे से समझ आएगी इंशाल्लाह। ऑलराइट, तो कंप्यूटर साइंस की डेफिनेशन को देखो तो स्टडी ऑफ हाउ कंप्यूटर वर्क। स्टडी ऑफ हाउ कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर काम कैसे करता है। मतलब आसान लफ्ज़ों में आप ये कहेंगे कि सर बड़ा आसान सा तरीका है कि CPU एक होता है, यानी एक पूरा सिस्टम यूनिट, एक LED होती है, एक माउस, एक कीबोर्ड होते हैं, ये मिलके पूरा कंप्यूटर बनता है। यहाँ पे उस कंप्यूटर के वर्क करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि एज ए फील्ड कंप्यूटर कैसा काम कर रहा है, कि कंप्यूटर हमारी इनपुट्स को प्रोसेस करके आउटपुट प्रोवाइड करता है और इसको दिन ब दिन बेहतर कैसे बनाया चला जा रहा है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आगे बताऊंगा, बट अभी जो डेफिनेशन है उसकी बात करते हैं। किस चीज़ की स्टडी, कि कंप्यूटर काम कैसे करता है एंड व्हाट कंप्यूटर कैन डू। कंप्यूटर, अगर मुझे कोई पूछे कि कंप्यूटर सबसे अच्छा काम क्या करता है तो मैं कहूँगा कैलकुलेशंस। उधर से ही इसकी स्टार्टिंग हुई थी। कैलकुलेशंस इतनी एक्यूरेट, इतनी अच्छी करता है कि गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ता। अगर मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी है कि ये 5 पेज प्रिंट कर दो तो वो 5 ही प्रिंट करेगा, 6 प्रिंट नहीं करेगा। ये एक्यूरेसी और ऑथेंटिसिटी जो कंप्यूटर के अंदर है, ये उसका सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ी क्वालिटी है। तो कंप्यूटर तो बहुत सारे काम कर सकता है। अगर हम बोर हो रहे हैं, मूवी देखना चाहते हैं, मूवी दिखा देगा। गेम खेलना चाहते हैं, गेम खिलवा देगा। कुरान पाक सुनना चाहते हैं, तर्जुमे के साथ समझना चाहते हैं, वो सुनवा देगा। जैसे मैं सबसे ज़्यादा लेक्चर्स जो हैं इस्लामिक लेक्चर कुरान पाक कंप्यूटर पे ही सुनता हूँ। सुबह के वक्त अक्सर हमारे घर का माहौल भी कुछ यूँ होता है कि मैं सुबह सुबह कुरान पाक बड़े स्पीकर पर चला देता हूँ तर्जुमे के साथ और पूरे घर को सुनाई देता है, तो वो कंप्यूटर पर ही चल रहा है। तो कंप्यूटर तो बहुत कुछ कर सकता है, इस पे पूरा घंटा बोला जा सकता है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट रखता हूँ कि कंप्यूटर कैन बी एबल टू डू मैनी टास्क्स। या वी कांट बी एबल टू मेंशन वन पॉइंट आउट इट। ओके, एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। अब ये था समझने वाला काम। कंप्यूटर की लिमिटेशंस हैं, बिल्कुल हैं जी, क्यों नहीं है। कंप्यूटर, जब भी हम किसी भी मशीन की बात करते हैं, दुनिया की कोई भी मशीन है, उसकी लिमिटेशंस हमेशा होती हैं। हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, बात तो यह है कि हम लिमिट की बात करते हैं तो कंपैरिजन किससे कर रहे हैं। कंप्यूटर को जब बनाया गया था तो ह्यूमन को ब्रेन में रख के बनाया गया था। इस पर मैंने रिसेंट लेक्चर्स में भी बात की है। आइंस्टाइन साहब ने जब आइडिया दिया था कि एक मशीन बनानी चाहिए जो इंसानों जैसी हो, ह्यूमंस की तरह डाटा को याद रखे, उसको प्रोसेस करके आउटपुट रिजल्ट करके दे, जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट GPT एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देयर आर सो मैनी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हेयर, जिसको आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो उसको प्रोसेस करके रिजल्ट दे देता है। यहाँ तक कि जिन्होंने मिस्टर इंडिया मूवी देखी है, उनके जो राइटर और डायरेक्टर हैं शेखर कपूर साहब, उन्होंने बड़ी कमाल की बात की। उन्होंने कहा मैंने ये पूरी कहानी सुनाई चैट GPT को, AI को, तो उससे कहा इसका एंड लिखो। तो उसने जो एंड लिखा था वो मैंने जो मूवी बनाई उस एंडिंग से बेटर था। ये इंटरव्यू में उन्होंने बताया और मेरे लिए ये सुनकर मुझे बहुत शॉक्ड लगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कहानी सुनती है और उसका मोरल उससे बेटर बना देती है जो राइटर लिख रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, बट जब भी क्रिएटिविटी की बात आएगी, कुछ चीज़ क्रिएट करने की बात आएगी, तो वहाँ पर अक्सर हम कंप्यूटर की लिमिटेशंस को देखेंगे क्योंकि वो मात खा रहा है और ह्यूमंस थोड़ा आगे जा रहे हैं। इसको मैं थोड़ा आसान करके सहल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे एक स्टोरी सुनानी पड़ेगी आपको और थोड़ा बोर करना पड़ेगा। दुनिया में एक दफ़ा कुछ साइंटिस्ट थे, रिसर्चर्स कहा जाता है हमारी फील्ड में, उन्होंने एक गेम बनाई बॉयज़ ने, बहुत ही कमाल की गेम, और पूरी दुनिया के प्लेयर्स को बुलाया। वो गेम क्या थी, चेस पे डिपेंडेड वो गेम थी। मुझे सॉरी उसका नाम भूल गया, लेकिन ये कहानी याद रह गई क्योंकि हमारा थीसिस था तो उसमें इसका जिक्र आया था।
मैं शॉर्ट में करने की कोशिश करता हूँ कहानी, लेकिन कहानी लंबी है तो कितनी भी शॉर्ट करूँ 2-3 मिनट तो ये ले जाएगी आपके, तो पहले ही सॉरी कर लेता हूँ, बट कहानी पे लौट के आते हैं। तो उन रिसर्चर्स ने, उन बॉयज़ ने एक गेम डिज़ाइन की और उन्होंने क्या किया कि दुनिया में जब ओलंपिक्स होता है ना तो उसमें सारी गेम्स खेली जाती हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि ओलंपिक्स में नासा के भी कुछ इंजीनियर्स आए हैं, डिफरेंट किस्म की दुनिया के प्लेयर्स आए हैं जो चेस बहुत अच्छी खेलते हैं, शतरंज। तो उन्होंने क्या किया कि उन सारे प्लेयर्स की जितनी अच्छी मूव्स थी, चालें थी, उन सबको रिकॉर्ड किया, उसको स्टडी किया। दुनिया की गेम्स की इतनी बुक्स लिखी गई हैं चेस पे, वो सारी स्टडी की और उन्होंने एक गेम बनाई। मुझे सॉरी उसका नेम भूल गया उस गेम का, मैं इसीलिए स्टोरी याद रख रहा हूँ तो वो पहुँचा रहा हूँ अब तक। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी दुनिया में अनाउंसमेंट की कि जितने विनर्स हैं ना चेस गेम के, ओलंपिक्स विनर हैं, वर्ल्ड कप विनर्स हैं, उन सबको बुलाओ। जो रिसेंट 5 to 10 ईयर्स में रह चुके हैं उन सबको भी बुलाओ, और जो हमें वैसे ही चैलेंज करना चाहता है वो सारे प्लेयर्स भी आ जाएं। हमारे कंप्यूटर पे हमने एक चेस गेम बनाई है, उसके साथ खेलें और उसको जीत कर दिखाएं। ये शर्त रख दी गई और कोई नाम रख भी दिया गया होगा, वल्लाहु आलम। शॉर्ट में बात यह है कि सब लोग आए और सब हारते चले जा रहे हैं, कोई जीत नहीं पा रहा। पर जिसने उसी साल ओलंपिक्स जीता था, जब वो गेम खेलने बैठे तो गेम में एक रूल था कि आपने 10 सेकंड में वो चाल अगली चलनी है कि 20 सेकंड में। वो होता है चेस के अंदर, अगर आपने कभी चेस खेलते 2 प्लेयर्स को देखा तो उन्होंने एक छोटी सी क्लॉक पास रखी होती है, बटन प्रेस कर देते हैं कि वो स्टॉप वॉच चल रही है कि 1 मिनट के अंदर या 10 सेकंड के अंदर आपने अगले ने अपनी चाल चलनी है, ज़्यादा नहीं सोच सकता। तो वैसा ही सिस्टम था। तो ओलंपिक विनर ने जब चेस खेली तो वो भी हार गए। तो उन्हें बहुत शॉकिंग लगा, पूरी प्रेस दुनिया की आ गई कि यार ये कैसे पॉसिबल है, इतने बड़े प्लेयर को आपके कंप्यूटर ने हरा दिया, ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने तब अपना ट्रिक बताया। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया की जितनी अच्छी और बेस्ट चालें हैं ना, वो अपने रोबोट, अपने कंप्यूटर को सिखा दी हैं इस गेम को। अब एक आम इंसान एक टाइम पे जब चाल सोचता है, तो जिन्होंने चेस खेलनी सीखी है या जिन्हें आती है, जैसे मुझे थोड़ी बहुत टूटी फूटी सी आती है, वो ये जानते हैं कि हम अक्सर क्या सोचते हैं कि जब मैं ये चलूँगा तो अगला ये चलेगा, फिर मैं ये चलूँगा फिर ये चलेगा। तो इस तरह की जो हम सीक्वेंस को गैस कर सकते हैं वो 5 या 7 चालों तक गैस कर लेंगे। एक जीनियस माइंड 20 से 40 चालों तक सोच सकता है। चले 90 पकड़ लेते हैं कि 90 चालों तक सोच सकता है कि गेम भी ख़त्म हो जाए। लेकिन उनका जो कंप्यूटर था, जो गेम उन्होंने चेस डिज़ाइन की थी, वो अनलिमिटेड 1000 मूव्स तक आगे सोच सकती है कि अगर ये नहीं हुआ तो ये होगा, ये नहीं होगा, और उसके मुताबिक उसका एल्गोरिथम डिज़ाइन किया गया, उसके अकॉर्डिंग ही वो चाल चलती है। अब ऐसी गेम को हराना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन मैं बात किस टॉपिक की कर रहा हूँ, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो ये बात इधर आएगी। वो जो हमारे विनर थे ना भाई साहब, ओलंपिक्स में जो चेस जीते थे, वो अगले दिन फिर आ गए। उन्होंने कॉफ़ी का मग लिया तो उन्होंने कहा यार एक मौका मुझे और दो कंप्यूटर के साथ। उन्होंने कहा जी आप खेलें। उन्होंने खेली, वो फिर हार गए। थर्ड डे उन्होंने फिर आके रिक्वेस्ट की और पूरी दुनिया का मीडिया इकट्ठा हुआ है क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड लग रहा है कि यार इस प्लेयर को कौन हरा सकता है। अब थर्ड डे ना उन्होंने एक रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि आप गेम के मेकर्स हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं आपकी गेम के साथ गेम खेलूंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त है। उन्होंने क्या किया, बता दीजिए क्या शर्त है, क्या कंडीशन है। कहते टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए, ये जो आपने 10, 30, 40 सेकंड रखा है ना, ये ख़त्म कर दो। वो बॉयज़ काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेट्स बिगिन इट। तो उन्होंने टाइम की जो लिमिट थी उसे ओवर किया और गेम शुरू कर दी। कहा जाता है कि 2, 2.5, 3 घंटे तक गेम चलती रही और फाइनली उन बाबा जी ने, उन बुज़ुर्गों ने, वो चेस के मास्टर प्लेयर ने उस गेम को हरा दिया और वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में खबर फैल गई कि यार ये क्या हो गया, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे किया, ये करिश्मा कैसे हो गया, हाउ दिस मिरेकल हैज़ हैपेंड। तो अब बाबा जी की बारी आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने पूछा कि आपने ऐसी गेम को कैसे हरा दिया, हाउ कैन यू बी एबल टू डू दैट, जो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो बहुत आगे की गेम है। तो उन्होंने एक बात बड़ी मज़े की उन्होंने कहा कि मैंने उसका पैटर्न देखा कि जैसे भी वो खेल रहा है, चेस जो भी कर रही है, तो मुझे लगता है कि कुछ नया खेल दिया, कुछ ऐसा खेल दिया जो उसकी समझ में नहीं आया, और वो सिर्फ एक माइनर पॉइंट था जहाँ से कंप्यूटर फंसा और मैंने उसको पकड़ लिया। अब ये वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो कंप्यूटर इंजीनियर्स को बुलाया गया, गेम डिज़ाइनर्स को, गेम इंजीनियर्स को बुलाया गया कि आपको समझ आई कि बाबा जी ने कैसे हरा दिया आपको। तो उन इंजीनियर्स ने कहा यस वी नो हाउ दिस प्रोफेसर हैज़ बीटन आवर गेम। तो उन्होंने कहा कैसे, कहते हमने अपने कंप्यूटर को सारी चालें सिखा दी, दुनिया की बेस्ट चालें सिखा दी, लेकिन इन प्रोफेसर ने, सर ने एक ऐसी चाल चल दी जो पहले से कभी दुनिया के रिकॉर्ड में नहीं थी। या दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन की पावर की लिमिट अल्लाह ताला ने रखी है जिसकी कोई लिमिट दुनिया की मशीन्स नहीं कवर कर सकती। और अल्लाह ताला की जो ये आई है, इसका जो कैमरा है वो दुनिया के कितने भी अच्छे कैमराज आ जाएं
उनसे बहुत पावरफुल है। ठीक, मतलब दूर देखने की बात नहीं मैं कह रहा, वैसे पावर की बात कर रहा हूँ। ठीक वैसे ही ब्रेन की पावर है। तो कंप्यूटर की लिमिटेशंस हैं, ह्यूमन ब्रेन उससे आगे ही था, आगे ही है और हमेशा आगे ही रहेगा। तो बस कुछ लिमिटेशंस तो हमेशा रहेंगी। मेरे ख्याल से शॉर्ट में बात समझ आ गई होगी, एंड आई नो मैंने बोर कर दिया कहानी सुनाकर। गेट बैक टू द टॉपिक। तो कुछ कंप्यूटर की लिमिटेशंस होती हैं। टॉपिक पे आते हैं। अब कंप्यूटर साइंस के ऊपर हम दोनों साइंसेस को अप्लाई करते हैं। कंप्यूटर साइंस क्या है? एक सिस्टम है। कंप्यूटर एक सिस्टम है, उसके ऊपर दोनों साइंसेस अगर अप्लाई करें तो क्या रिजल्ट निकल कर आता है, क्या बातें सुनने और पढ़ने को मिलेंगी, उस पर बात करते हैं। नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस, पहली बात तो ये। ओके, तो नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस क्या कहती है? ये फोकस किस पे करती है? फाइंडिंग बेसिक वैल्यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बेसिक वैल्यूज मतलब कंप्यूटर क्या क्या काम करता है, उस पर तजज़िया किया जाए, उसको स्टडी किया जाए, ये कैसे काम करता है, क्या करता है, उसकी रिसर्च की जाए। जो इंशाल्लाह आप जब इंजीनियरिंग में जाएंगे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक टॉपिक लगेगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक टॉपिक लगेगा, काफ़ी इस तरह के, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक सब्जेक्ट लगेगा, DLD लगेगा, काफ़ी सारे टॉपिक बुक्स ऐसी लगेंगी जो आपको सिर्फ कंप्यूटर की बेसिक्स समझाएंगी कि कंप्यूटर का हाउ वर्किंग मैकेनिज्म क्या है। शॉर्ट में बात समझ आ गई होगी कि कंप्यूटर की बेसिक वैल्यूज़ यानी उसके रूल्स क्या हैं। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ था जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था कि अगर हम नेचुरल साइंस फॉलो करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की, तो कंप्यूटर में हो क्या रहा है? एल्गोरिथम्स चल रहे हैं। रिसर्चर क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। एनालाइज मतलब चेक करते हैं एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम, जो पहले से कंप्यूटर के अंदर एल्गोरिथम सिस्टम मैकेनिज्म चल रहा है, उसको क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं टू अंडरस्टैंड देयर, क्या अंडरस्टैंड करने के लिए? उनकी एफिशिएंसी और उनकी लिमिटेशंस। जैसे मैंने पहले बात की कि कंप्यूटर के अंदर जो एल्गोरिथम, देखिए एल्गोरिथम है क्या, मैं आपको आपकी लैंग्वेज में शॉर्ट करके समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, a+b का होल स्क्वायर, यानी अगर दो वेरिएबल्स के ऊपर स्क्वायर है और बीच में प्लस है, होल के ऊपर स्क्वायर और बीच में प्लस है, तो आप कहेंगे सर इसका फॉर्मूला हमें पता है कि a की जगह जो वैल्यू उसका स्क्वायर प्लस b की जगह जो वैल्यू उसका स्क्वायर प्लस 2, a की जगह जो वैल्यू और b की जगह जो वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो मैं कहूँगा ऐसे कैसे? तो हम कहेंगे सर हमने फॉर्मूला याद किया हुआ है, एंड दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड एक्चुअली एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब दूसरा एक फॉर्मूला भी होता है, द पैटर्न यू आर डूइंग दैट थिंग। जैसे आपको पैथागोरस थ्योरम याद होगा कि अगर एक ट्राइंगल है और आप उस पर पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, या एक और छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, ये बहुत अच्छी एग्जांपल आ गई मेरे माइंड में। एक रेक्टेंगल है, आप इसका एरिया फाइंड करना चाहते हैं कि इसका एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसकी जो लेंथ है ना, इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर दें, यानी एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। सो दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथम, कि एक तरीकेकार जिससे वो काम होगा उसे कहते हैं एल्गोरिथम। तो रिसर्चर क्या करते हैं कि जो पहले से मौजूद एल्गोरिथम है, कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से साउंड को प्ले कर रहा है, किस तरीके से वीडियोग्राफी दिखा रहा है, गेम प्ले कर रहा है, स्कैन कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, वो सारी चीज़ों को स्टडी करना और उनकी लिमिटेशंस को जानना ताकि हम उसको और बेहतर बना सकें। आई थिंक थोड़ा सा समझ आ गया होगा होपफुली। एग्जाम्पल जो दी है बुक में वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये पूरे टॉपिक है इंजीनियरिंग के, क्विक सॉर्ट मर्ज सॉर्ट। इंशाल्लाह तब पढ़ेंगे डिटेल से जब इंजीनियरिंग के टॉपिक आएंगे। अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, सॉरी वो मच्छर थोड़ा तंग कर रहा है। क्विक सॉर्ट क्या होता है, मर्ज सॉर्ट क्या होता है? ये दो तरीके हैं सॉर्ट करने के। क्या करने के? सॉर्ट, SORT। सॉर्ट का मतलब होता है तरतीब देना। जैसे मैं अक्सर क्लास में जो एग्जांपल देता हूँ आपको भी वही दे देता हूँ कि हम अक्सर होता है किचन में कोई काम करने के, तो अम्मी ने किचन में जो डिब्बे हैं सारे के सारे सामान के वो सेट किए हुए हैं। तो वो फ़ोन पे खाला से या अम्मी से या नानों से बात कर रही हैं, तो उन्हें साथ साथ ये पता है कौन सा डिब्बा कहाँ पड़ा है, तो वो काम बड़े आसानी से साथ कर लेती हैं। बट हम गए हैं किचन में काम करने, तो हो सकता है हम डिब्बों को थोड़ा सा इधर उधर कर दें काम करते वक्त, हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है। तो अगर उसके बाद हम बाहर गए, सहन में बैठे हैं या लाउंज में, और वालदा गई हैं किचन में और उन्होंने डिब्बे इधर उधर हुए देखे हैं, तो एक सुबदेश वाली आवाज़ तो आएगी किचन से, हमारे लिए डांट पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि हमने उनकी सॉर्टिंग ख़राब कर दी, सॉर्ट सीक्वेंस ख़राब कर दिया। या डिक्शनरी में अगर कोई वर्ड आप ढूंढते हो तो वो सॉर्टिंग की वजह से सीक्वेंस में मिलता है। या दुनिया की जितनी डायरेक्टरीज़ हैं कि अगर मैं कहूँ नुमान नाम के पर्सन को बुलाओ, तो आप रजिस्टर में जब देखना शुरू करेंगे तो आप डायरेक्ट एन पे जंप कर जाएंगे, क्योंकि वो सारे का सारा काम नेम्स असेंडिंग ऑर्डर में सेट हुआ हुआ है। इसे भी सॉर्टिंग कहते हैं, तरतीब देना, चीज़ों को सेट करना। तो ये दो प्रोसेस हैं प्रोसेसर के अंदर फाइल्स को सॉर्ट करने के, ऑपरेशंस को सॉर्ट करने के। देयर आर सो मेनी एक्सप्लेनेशंस आर देयर, बट आई थिंक शॉर्ट में ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रोसेसर ये दो मेथड यूज़ करता है हमारे ऑपरेशंस को, हमारे फंक्शंस को, हमारी फाइल्स को सॉर्ट करने के लिए। ये मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, टॉपिक पे लौटते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिज़ाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। जैसे मैंने पहले स्टार्ट पे कहा था कि कंप्यूटर साइंस एक सिस्टम को पकड़ा, उस पर पहले नेचुरल साइंस अप्लाई करके देखी कि क्या निकलता है। हम
हमें जो पहले से मौजूद चीज़ें हैं उनकी लिमिटेशंस पता चलती हैं और उनकी एफिशिएंसीज पता चलती हैं। अब हम बात करने लगे हैं कि उसको नया कैसे किया जा सकता है, यानी उसमें नया कुछ कैसे किया जा सकता है। नेचुरल साइंस अप्लाई करके देखिए तो लिमिटेशंस और एफिशिएंसीज पता चलेगी। अब डिज़ाइन साइंस अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगा, फोकस किस पे किया जाएगा, फोकस ऑन क्रिएटिंग, मैंने पहले ही कहा था क्रिएशन की जाएगी, एंड इम्प्रूविंग जो पहले से मौजूद है। मैंने स्टार्ट पे बोला था कि नेचुरल साइंस में इम्प्रूवमेंट की जाती है बट यहाँ स्टडी की जाती है, लेकिन डिज़ाइन साइंस में क्रिएशन भी की जाती है और इम्प्रूवमेंट भी की जाती है। किसकी, जो पहले से सिस्टम मौजूद है। तो अभी हम क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम आसान लफ्ज़ों में यही बात करेंगे, फोकस ऑन क्रिएटिंग एंड इम्प्रूविंग कंप्यूटर सिस्टम्स। सिंपल डेफिनेशन कि क्रिएट करना और इम्प्रूव करना, क्या भाई, कंप्यूटर सिस्टम को और उसके पार्ट्स को। इसलिए एक बहुत अच्छी एग्जांपल थी बुक में, मैंने उसी को कोट किया यहाँ पे। डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर वहाँ लिखा है, माजरत के साथ मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आल्सो। क्यों भाई हार्डवेयर क्यों, लेकिन सेंसर्स नहीं ईजाद होंगे, नहीं, नए सेंसर्स आएंगे तो दुनिया बदलेगी। वैसे ही नए सिस्टम्स हार्डवेयर में आएंगे तभी सॉफ्टवेयर काम करेगा ना। नए सेल फोन की ताकत को बढ़ाने के लिए कैमरे की पावर बढ़ानी पड़ेगी, तो कैमरे का जो पिक्सल है, उसका जो टोटल अपर्चर है, उसको कंट्रोल करने के लिए हार्डवेयर भी बेटर करना पड़ेगा। हार्डवेयर किसे कहते हैं, पुर्जों को, जिसे हम छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर या फ़ोन के अंदर चीज़ें चल रही हैं उनको कहा जाता है। तो जूम बहुत अच्छा आपने डिज़ाइन कर दिया, लेकिन अगर हार्डवेयर कैमरे में इतनी ताकत ही नहीं कि वो अच्छा जूम आपको दिखा सके, तो वो किसी काम का नहीं। तो मैंने बुक की लाइन को थोड़ा सा एडिट किया, आप याद करते वक्त बुक वाला ही करिएगा, ये समझाने के लिए है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। लेकिन अगर आप बुक को इस तरह फॉलो करते हुए ये भी लिख देते हैं पेपर में या टेस्ट में, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है टीचर उसको गलत नहीं कहेगा, क्योंकि ये बात 100% ऑथेंटिक है कि हम जब भी डेवलपमेंट की बात करते हैं कंप्यूटर की, तो उसके अंदर न्यू सॉफ्टवेयर भी होते हैं और न्यू हार्डवेयर भी होते हैं। मतलब क्या है, रिसर्चर्स क्रिएट न्यू टूल्स ही कहा जाता है, चाहे सॉफ्टवेयर हो और चाहे हार्डवेयर हो। अगर मैं कहूं कि मैंने नया स्पीकर खरीदा है जिसकी साउंड सिस्टम की क्वालिटी 7.1 है, स्टीरियो सराउंड है, तो मैं टूल ही है ना वो भी। या मैं ये कह दूं कि फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर, उसमें नई ऑप्शन आई है जिससे कलर को या पिक्चर्स को ऐसे ज़्यादा अच्छे से एडिट किया जा सकता है, एक क्लिक से ब्लैक एंड वाइट की जा सकती है पिक्चर, तो वो भी टूल है। तो चाहे कंप्यूटर के अंदर चलने वाला प्रोग्राम है, या चाहे कोई हार्ड डिस्क है, या चाहे कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है, हम उसे टूल ही कहते हैं। तो रिसर्चर यानी इंजीनियर्स, साइंटिस्ट क्रिएट्स न्यू टूल्स, चाहे सॉफ्टवेयर चाहे हार्डवेयर है, टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। क्यों बना रहे हैं वो, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग टूल्स। अब यहाँ से जो लाइन है ना आगे, ये मैंने खुद से लिखी है कि हम जो पहले से मौजूद चीज़ है उसको भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे साउंड्स पहले से मौजूद है, स्पीकर्स पहले से मौजूद है, एम्पलीफायर्स पहले से मौजूद है, तो कर क्या रहे हैं, उसे और क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। दिन ब दिन गेमिंग हेडफोन्स, जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मैं नोट करता हूँ कि गेमिंग हेडफोन्स की साउंड क्वालिटी लिटरली टेलिंग यू इट्स गेटिंग बेटर एंड बेटर फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड आई एम फीलिंग इट कि वो बेटर हो रही है। वैसे मैं गेमिंग मोनीटर्स, LED मोनीटर्स बड़ी जो गेमिंग होती हैं उन्हें यूज़ करता हूँ, तो मैं उससे भी नोट कर रहा हूँ उनकी हर्ट्ज रेट बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, उनके FPS का क्वांटिटी का रेट बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, उनकी कलर सैचुरेशन, शार्पनेस, ह्यू, सब कुछ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यानी ये कलर्स की डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं शॉर्ट में ये बताना चाह रहा हूँ कि हर कंप्यूटर की फील्ड, चाहे हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर, कुछ भी, वो दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। तो हम कर क्या रहे हैं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, एक्यूरेसी आ रही है कलर्स में, और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। जैसे मुझे कोई और एग्जांपल देनी हो तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपके सेल फोन्स में जो कैमरास दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं, उससे फ़ायदा हो रहा है, नुकसान तो कोई नहीं हो रहा। फ़ायदा यह है कि पहले जो मैं फ़ोटोज़ लेता था वो क्लियर नहीं आती थी, अब मैं फ़ोटोज़ लेता हूँ तो बहुत क्लियर आती हैं। जैसे मुझे ये लेक्चर रिकॉर्ड करना है और मैं 10 साल पीछे चला जाऊँ तो मुझे ऐसे सेल फोन से नहीं मिले हैं, शायद 10 या 15 साल पीछे चला जाऊँ, जो 4K अल्ट्रा में रिकॉर्डिंग करते हों, बट मेरे सेल फोन सब कर रहे हैं। तो ये इसी वजह से हुआ, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना और एफिशिएंसी को इंप्रूव करना जो पहले से मौजूद है। एंड आई थिंक कि आपको समझ आ रही है और मैं बोर कम कर रहा हूँ। अच्छा, एग्जांपल बड़ी अच्छी थी, डिज़ाइन अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट कोड ईजीली। अब मैं इसको समझाते हुए थोड़ा सा झिझक रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी ना पता हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आसान लफ्ज़ों में 10th में वैसे डिटेल से पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह, लेकिन शॉर्ट में बस इतना बता देता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं एक सॉफ्टवेयर को जिसमें कोड लिखा जाता है और जिससे सॉफ्टवेयर बनते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, इसको 2-3 दफ़ा सुन लीजिएगा इंशाल्लाह पीछे करके, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें कोड लिखा जाता है, विजुअल स्टूडियो, Xcode, Dev C++, C#, there are so many platforms available in the market
कि हम उन सबको यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम कोडिंग करते हैं, जिससे सॉफ्टवेयर्स बनते हैं। बस आपने ये लाइन याद रखनी है। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंशाल्लाह जब डिटेल से पढ़ने को मिलेगी तो तब समझ अच्छे से आ जाएगी। शॉर्ट में इतना पता होना काफ़ी है, जनरल नॉलेज की तरह, ठीक है। ऑलराइट, लास्ट पे पैराग्राफ है डिज़ाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस के, इंप्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मेरे वाली ही बात जो मैंने बात लिखी है, ये मैंने बिना इसके पढ़े लिख दी थी, यही बात यहाँ लिखी हुई है। वर्क ऑन इनहैंसिंग, इनहैंसिंग बड़ा प्यारा वर्ड यूज़ किया बुक ने, लिटरली टेलिंग यू। इनहैंसिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बढ़ा के बेटर करना, इनहैंस करना। आपने ये वर्ड शायद लाइफ में भी सुना हो कि इनहैंस करो इसे। अब इनहैंस का मतलब क्या है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ तो बेटर हो जाएगा। जैसे वालदा खाना बनाएं तो आप आके उसे टेस्ट करें तो आप कहेंगे बेटर है लेकिन इनहैंस किया जा सकता है। अब ये इनहैंस का क्या मतलब था? उसे और बेटर किया जा सकता है, यहाँ पे ये मतलब हो गया। ओके, इसी तरीके से मैं अगर किसी से ये कह दूं कि तुम कितने नान लेकर आए हो, तो वो कहेगा मैं 4 नान लेकर आया हूँ। तो मैं कहूँगा कि ज़्यादा लोग आ रहे हैं, इसे इनहैंस कर दो। तो यहाँ पे तादाद की बात आ गई कि 10, 15, 20 ले आओ, अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ कोर्स। पॉइंट क्या है, ये दोनों चीज़ों को इकट्ठा किया जाए, क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, तो इन दोनों को इकट्ठा करें तो ये वर्ड बनता है इनहैंसिंग। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी कि क्वांटिटी भी बढ़ानी है, क्वालिटी भी बढ़ानी है, दैट इज कॉल्ड इनहैंसिंग। तो हम वर्क करते हैं, इनहैंस करते हैं किसको? एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को इनहैंस करते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो पहले से मौजूद सिस्टम है उनकी इंप्रूवमेंट के लिए उन्हें क्या किया जाता है? इनहैंस किया जाता है, टू परफॉर्म बेटर, ऑफ कोर्स बेहतर परफॉर्म करने के लिए। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है गाड़ियों के इंजन्स। बाइक का, गाड़ी का इंजन दिन ब दिन सीसी बढ़ता जा रहा है, 70 सीसी, 125 सीसी, 150 सीसी, 250 सीसी, एंड देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट देयर। तो समझ गए होंगे कि उनको बेटर किया जा रहा है, उनकी इनहैंसिंग की जा रही है, उनका इंजन बड़ा भी होता जा रहा है, पावरफुल भी होता जा रहा है और बेटर भी होता जा रहा है परफॉर्मेंस के अंदर। तो आई थिंक समझ आ रही है या ओके। बुक में जो एग्जांपल थी इट्स माइंड ब्लोइंग, तो मैंने उसको लिख दिया। मोर एफिशिएंट, डीबीएमएस का क्या मतलब है? डीबीएमएस का मतलब है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पूरी बुक लगेगी इंजीनियरिंग में इसकी एक, यहाँ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और बहुत ईजी है, लिटरली टेलिंग यू इट्स वन ऑफ द फाइन एंड ईजी सब्जेक्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग। तो मोर एफिशिएंट का क्या मतलब? पहले से तो बना हुआ है जी, पहले से बना, लेकिन दिन ब दिन उसे और एक्यूरेट और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो डेटाबेस की एग्जांपल कुछ यूं समझ लीजिए, जो पहले भी मैं रिसेंट लेक्चर्स में दे चुका हूं, कि अगर मैं किसी स्टूडेंट को कहूं 100 स्टूडेंट का डाटा इकट्ठा करना है, उनका नेम क्या है, उनकी एज क्या है, उनकी क्लास क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके नो प्रॉब्लम सर, कर लेंगे। फिर मैं ये कहूँ चलो 1000 स्टूडेंट्स का इकट्ठा करना है, सर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लेकिन कर लेंगे, इकट्ठा तो कर लेंगे, लेकिन उन 1000 स्टूडेंट में जब मैं कहूँगा उस्मान खालिद, तो आपको सर्च करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी, सीक्वेंस में सबके नाम लिखने पड़ेंगे। फिर उस्मान खालिद अगर 12 निकल आए तो आपको पता करना पड़ेगा इन 12 में से कौन सा उस्मान खालिद, फिर मुझे और डिटेल बतानी पड़ेगी। तो वो काम अगर रजिस्टर पे करोगे तो बुरा हाल हो जाएगा, जो पुराने दौर में होता था। बोर्ड ऑफिस की बात कर रहा हूँ। अब उसको थोड़ा बेहतर करते हैं, सर एक्सेल की शीट में कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। एक्सेल की शीट में सारा डेटाबेस एंटर करके कंट्रोल F प्रेस किया और जो सर्च करना है सर्च कर लिया। फिर भी उस्मान खालिद तो 12 है, बाकी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, तो सर हम रोल नंबर दे देते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन 1000 स्टूडेंट से 1 लाख हो गए तो एक्सेल की शीट कांपने लग गई, तो अब क्या करेंगे? तो जब इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेव करना होता है, उसे हैंडल करना, उसको सर्च तेज करनी है कि सर लिखते ही सर्च करके डाटा सामने आ जाए, फॉर्म सामने आ जाए। बोर्ड ऑफिस नादरा की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 करोड़ के बीच में है। सो पॉइंट क्या है कि मुझे कोई कहे सर 20 से 30 करोड़ का डाटा हैंडल करना, नो। 1947 से अब तक जितना भी डाटा इकट्ठा नादरा ने किया है, जो लोग दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह के पास चले गए हैं, उनका भी तो डाटा होगा डेथ सर्टिफिकेट के साथ। और जो ओवरसीज हैं, जो पाकिस्तान से जा चुके हैं, उनका डाटा भी तो होगा, जो पासपोर्ट बनवा के बाहर चले गए। तो ये तो तकरीबन 60, 70, 80 में भी 100 करोड़ के करीब डाटा हो, अप्रोक्सीमेटली इट कैन बी एबल टू हैपन। तो इतने बड़े डाटा को एक जगह इकट्ठा करना, फिर उसकी सर्च फास्ट करना और उसको सर्चिंग करते हुए किसी किस्म का एरर ना आने देना, ये काम होता है डेटाबेस का। और उस सिस्टम की पूरी सब्जेक्ट की लाइन को कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसको और एफिशिएंट बनाया जा रहा है, इसे कहते हैं इंप्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम।
दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है, उन्हें इन्हेंस करने की कोशिश की जा रही है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं डाउट होता है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो, और मैंने अगर बोर किया हो तो उसके लिए सॉरी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे, खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।